स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का पायनियर बन चुका है भारत। पीएम ने निजी क्षेत्र से रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर दिया जोर। पीएम ने 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च फंड की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सहरसा और कटिहार में जनसभा। अमित शाह की 3 जनसभाएं, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज करेंगे जनसभाएं। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सत्र को करेंगी संबोधित। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भीषण सड़क हादसा। बस और डंपर की टक्कर में 17 लोगों की मौत, कई अन्य लोग हुए घायल। पीएम ने पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का किया ऐलान। अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता के जोरदार भूकंप के कारण 10 लोगों की मौत, 260 लोग हुए घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। सम्मेलन भारत मंडपम में हो रहा है और 5 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार से जुड़े हितधारक हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने इस अवसर पर 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना कोष का भी शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। पीएम ने अपने संबोधन में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार की दिशा में भारत की उपलब्धियों को सराहा। पीएम ने कहा कि भारत अब तकनीकी का कंज्यूमर नहीं, तकनीकी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का अग्रदूत बन रहा है। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज। स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब $140 बिलियन तक पहुंच चुकी है।
पीएम ने नई पीढ़ी को विज्ञान और नवाचार से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। पीएम ने कहा कि भारत नैतिक मानव केंद्रित एआई के वैश्विक फ्रेमवर्क को आकार दे रहा है। पीएम ने अनुसंधान एवं विकास और नवाचार क्षेत्रों में भारतीय नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी का भी जिक्र किया। पेटेंट फाइलिंग में भी भारत में महिलाओं द्वारा सालाना फील्ड पेटेंट्स की संख्या एक दशक पहले 100 से भी कम थी। अब ये सालाना 5000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। स्टेम एजुकेशन में भी महिलाओं का शेयर करीब 43% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ESTIC 2025 का उद्घाटन किया है और इस मौके पर कई बड़ी बातों का जिक्र किया। 21वीं सदी भारत की सदी है, क्योंकि यहाँ विज्ञान है, नवाचार है और अनुसंधान है। जी देखिए, प्रधानमंत्री का जो विजन है इनोवेशन ड्रिवन और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये प्रधानमंत्री का विजन है और इसी विजन के तहत ये आयोजन किया गया। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और इसका थीम भी काफ़ी क्लियर है, इंस्पायर, इमेजिन एंड इनोवेट फॉर विकसित भारत 2047। यानी जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए किस प्रकार हम नवाचार का उपयोग कर सकते हैं, उसके आधार पर इसका आयोजन किया गया। और जाहिर तौर पर अगर विकसित भारत की बात करते हैं तो पिछले 11 साल में हमने देखा है कि किस तरह भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम 11 साल में 11वें स्थान से आज चौथे स्थान पर खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें जो विज्ञान और तकनीक क्षेत्र की काफ़ी अहम भूमिका होगी और भारत को अगर और आगे बढ़ना है तो हमें नवाचार और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ना होगा। और यही वजह है कि इस तरह के कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जो कि भारत में पहली बार किया गया और सबसे बड़ा आयोजन है, जहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े तमाम दिग्गज यहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं और वो तमाम विचार विमर्श और मंथन करेंगे कि कैसे आने वाले समय में 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाए। और अगर हम पिछले 11 साल में भारत की तरक्की की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी तरक्की की है। और आज अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो भारत 38वें स्थान पर खड़ा है, जो 2020 में 48वें स्थान पर था। स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और 1,60,000 से अधिक स्टार्टअप देश में अब काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर पेटेंट फाइलिंग की जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि पिछले एक दशक में पेटेंट फाइलिंग भी 17 गुना बढ़ी है देश में और आज दुनिया में 6वें नंबर पर है भारत। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया कि कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में पिछले एक दशक में खर्च जो है वो दुगुने से ज़्यादा बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर चाहे हम स्कूल के लेवल से ही बात करें जी, चाहे और कॉलेज लेवल की बात करें, तो युवाओं के बीच एक नवाचार की संस्कृति विकसित हुई है और देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। और जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है 50,000 करोड़ रुपए के फंड से, जो 2023 से 2028 के बीच 50,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की जा रही है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पे। तो ये देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देगा। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में जो भारत का विजन है कि कैसे एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत बनाया जाए, तो उस दिशा में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का महत्वपूर्ण रोल होगा और उसी पर विचार विमर्श करने के लिए ये इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का पहली बार आयोजन किया गया है, जिसका आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और ये 3 दिनों तक चलेगा, 3, 4 और 5 नवंबर को, जिसमें कि दुनिया भर के 3,000 से अधिक डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। जी, दुनिया भर के इसमें डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। निशांत, इसके साथ साथ ये भी बताइए कि अगले 2 दिनों तक जो ये कॉन्क्लेव आयोजित होने वाला है, भारत अपने विकसित भारत के संकल्प को लेकर के लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह की कॉन्क्लेव कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएगी?
जी देखिए, ये जो 3 दिनों का कॉन्क्लेव है, इसमें तमाम क्षेत्र से जुड़े हुए जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्री के जुड़े हुए लोग हैं, इनोवेटर्स जो कि इनोवेशन करते हैं, स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी इस आयोजन में, जैसा कि मैंने बताया कि 3000 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भी शामिल हो रहे हैं जो कि अपना यहाँ पर लेक्चर देंगे और जो देश के युवा हैं उनको प्रेरित करेंगे। तो कुल 11 थीम है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुल 11 थीम है जिस पर इस दौरान विचार विमर्श किया जाएगा। सत्र आयोजित किए गए हैं, उनमें से कुछ का अगर मैं जिक्र करूं तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर चर्चा होगी। बायो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर का फील्ड है, उस पर चर्चा होगी। ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल कम्युनिकेशन, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में जो इमर्जिंग उभरती हुई तकनीक है उस पर चर्चा होगी। एनर्जी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण और क्लाइमेट, हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसे तमाम 11 क्षेत्र हैं जिस पर कि इस दौरान चर्चा की जाएगी। और निश्चित तौर पर जो युवा इसमें शामिल होंगे वो इस तमाम चर्चा और विचार विमर्श से काफ़ी प्रेरित होंगे कि किस प्रकार जो युवा पीढ़ी है, यानी जो अमृत पीढ़ी है, जिसका कि काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होने वाला है अगले 20-25 साल में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में, तो वो इससे काफ़ी प्रेरणा लेंगे क्योंकि इन्हीं युवाओं के जिम्मे भारत विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है। तो बेहद एक महत्वपूर्ण ये आयोजन है और पहली बार देश में इस तरह का आयोजन हो रहा है जिसमें तमाम साइंटिस्ट, भारत के अलावा भारत से बाहर से भी, और पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग सभी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं ताकि एक विचार विमर्श किया जा सके कि कैसे भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब प्रचार का माहौल चरम पर पहुंच चुका है। पहले चरण के प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन शेष हैं। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहरसा और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सहरसा के पटेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित लिलहा चौक में निर्धारित सभा स्थल पर रैली करेंगे और भाजपा प्रत्याशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पक्ष में वोट मांगेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी रैलियां करेंगे। अमित शाह की पहली रैली चंदौली के जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय मैदान में होगी, वहीं दूसरी रैली सीतामढ़ी जिले के रीगा के फुटबॉल मैदान में होगी, जबकि तीसरी जनसभा मधुबनी जिले के खोटौना के सार्वजनिक दुर्गा पूजा मैदान में होगी। वो एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। अमित शाह लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं और राजद और कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज वैशाली के राजापाकर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। राजापाकर में वो कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी दास के समर्थन में जनता से मतदान करने का आग्रह करेंगे।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही रोड शो भी करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले मधेपुरा के सोनबरसा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सरिता पासवान के समर्थन में जनसभा करेंगी और इसके बाद वो समस्तीपुर जिले की रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजकिशोर रवि के समर्थन में रोड शो करेंगी। कांग्रेस नेता का लखीसराय में पार्टी प्रत्याशी अमरेश कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। पाटलिपुत्र से पूर्व सांसद और भाजपा नेता रामकृपाल यादव इस बार दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। वो आरजेडी के उम्मीदवार रीतलाल यादव के खिलाफ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। रामकृपाल यादव ने जनता से विकास और सुशासन के नाम पर समर्थन मांगा है, तो वहीं वो अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रख रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे, विकास योजनाओं और जनता से जुड़ी प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रामकृपाल जी, क्या लगता है कितनी चुनौतियां हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र में? कहा जा रहा है कि आप लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। निश्चित तौर पर दानापुर से हमारा जो लगाव है, वर्षों से लगाव है और मैं वहां से एमपी लड़ता रहा हूं और हमेशा दानापुर की जनता ने उस विधानसभा क्षेत्र में अपना आशीर्वाद भरपूर देने का काम किया है और हमेशा मैं जीत दर्ज किया हूं, कभी भी पीछे नहीं रहा दानापुर से। पाटलिपुत्रा की जो सांसद है मीसा भारती, वो उनका मैं स्पीच देख रहा था, कहीं वो आरोप लगा रही थी कि रामकृपाल यादव को आरजेडी ने क्या नहीं दिया, लेकिन वो पार्टी छोड़कर चले। रामकृपाल यादव ने आरजेडी को क्या नहीं दिया, उसके अब तो उसके गवाह हैं। जब उसकी बुनियाद डाली जा रही थी और उसके लास्ट तक कोई एक आदमी वफादारी के साथ काम किया तो है रामकृपाल यादव गवाह। सब लोग भाग गए, मैं कभी नहीं भागा। तो अपने निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं वहां पर सेवा किया, काम किया, पार्टी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी उसको बुला करके लोकसभा का टिकट दी है और मैंने पूरा निष्ठा के साथ पार्टी और जनता की सेवा की है। मगर जो बोलने वाले लोग हैं उनके घर का पार्टी है, उनके परिवार का पार्टी है, ये लोग अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये लोग कहीं क्षेत्र की जनता के पास जाते नहीं हैं। अगर हैं, आप मैं चुनते देता हूं कि आज वहां के सांसद इस्तीफा करें। अगर है हिम्मत, बहुत लोकप्रियता है, तो इस्तीफा करें और हमारा कोई साधारण कार्यकर्ता एनडीए का उनको परास्त करने का काम करें। बहुत शुक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और पूरे दमखम के साथ रीतलाल यादव परिवार के खिलाफ डटे हुए हैं और इन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। कैमरामैन सेंथल के साथ पटना गांधी मैदान से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 4 नवंबर तक केरल की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये उनके पदभार संभालने के बाद राज्य की पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम स्थित उपराष्ट्रपति फातिमा माता राष्ट्रीय महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। CP राधाकृष्णन कोल्लम में फेडरेशन ऑफ इंडियन क्वायर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 के तहत SBI मेगा कैंप में शामिल होंगे। वो फेस ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से DLC सुविधा का लाभ उठाने वाले पेंशन भोगियों के साथ बातचीत करेंगे और भारतीय स्टेट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, UIDAI और NIC सहित कई हितधारक संगठनों के प्रदर्शन देखेंगे। DLC अभियान 4.0 का लक्ष्य 2000 से ज्यादा शहरों और कस्बों में 2 करोड़ पेंशन भोगियों तक पहुंचना है। यह अभियान आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के उपयोग पर जोर देता है, जिससे पेंशन भोगी बिना बायोमेट्रिक उपकरणों की आवश्यकता के आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोर स्टेप DLC सेवा के माध्यम से सीनियर सिटीजन और दिव्यांग पेंशन भोगियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक मदरसे से नकली नोटों का बड़ा जखीरा मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जावर पुलिस ने पेठिया मदरसे के इमाम के कमरे से 19,78,000 रुपए जब्त किए। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब महाराष्ट्र के मालेगांव से शुरू हुई एक कार्रवाई ने इस नेटवर्क का तार खंडवा से जुड़ा पाया। महाराष्ट्र पुलिस ने पैठिया मस्जिद के इमाम जुबेर को उसके एक साथी के साथ 10 लाख रुपए के नकली नोट खपाते हुए महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खंडवा कनेक्शन सामने आने पर जावर थाने की पुलिस ने पैठिया गांव के मदरसा परिसर में छापा मारा। मौके से नकली नोटों के कई बंडल, छपाई से जुड़ी सामग्री और कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों की माने तो ये गिरोह अलग अलग राज्यों में नकली करेंसी की सप्लाई कर रहा था। छापे के दौरान मदरसे के आसपास भीड़ होने पर पुलिस ने किसी प्रकार की अफवाह फैलाने से रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। मामले की जांच अभी जारी है। आरोपी जुबैर है, निवासी ये बुरहानपुर का रहने वाला है और अभी यहाँ पर ये 4 महीने पहले से ही यहाँ पर आया है। उसके निवास पर जाकर चारों तरफ से घेराबंदी करके उस मकान की सर्चिंग वगैरह की तो वहाँ पर नकली नोट प्राप्त हुए हैं। अभी मौके पर पुलिस उपस्थित है और वो कार्रवाई कर रही है। अभी नोटों की भी काउंटिंग करना शेष है। अभी लगभग 19 लाख समथिंग हुए हैं। अभी और भी काउंटिंग कर रहे हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला के पास आज सुबह लगभग 6 बजे हुए सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मिर्जागुड़ा में हैदराबाद बीजापुर राजमार्ग पर एक बस और डंपर के बीच जोरदार टक्कर से हुआ। बस में करीब 70 यात्री सवार थे। इनमें से ज्यादातर यात्री छुट्टी के बाद हैदराबाद लौट रहे थे। इनमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक बताई जा रही है। टिप्पर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय वाहन चालकों ने मदद की और यात्रियों को बस से बाहर निकाला। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। घायलों को इलाज के लिए चेवेल्ला के सरकारी क्षेत्रीय अस्पताल और पास के ही निजी अस्पतालों में ले जाया गया। दुर्घटना के बाद चेवेल्ला विकाराबाद मार्ग पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी में हुए सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और राहत कार्यों के लिए तत्काल रूप से निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंचने और सभी आवश्यक राहत उपाय लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए तुरंत हैदराबाद पहुंचाया जाए। Was coming from Hyderabad side from Chevella towards Vikarabad. There was head-on collision. It seems tipper was at very high speed, and tipper dashed this bus, and tipper was carrying the gravel, and that's because of the gravel impact. Many people suffered. Total so far 19 casualties. There are 10 women, 8 men, plus one small kid of 3 months old baby, and injured people. With small injuries, they are in the Chevella Government Hospital. Those who have some major injuries, they are in Patnam Mahinda Reddy Hospital near Chevella. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई दुर्घटना पर दुख जताया और राहत राशि का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई दुर्घटना में हुई जान माल की हानि अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का पायनियर बन चुका है भारत। पीएम ने निजी क्षेत्र से रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर दिया जोर। पीएम ने 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च फंड की भी की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सहरसा और कटिहार में जनसभा। अमित शाह की 3 जनसभाएं। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज करेंगे जनसभाएं। उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सत्र को करेंगी संबोधित। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भीषण सड़क हादसा। बस और डंपर की टक्कर में 19 लोगों की मौत, करीब 15 लोग हुए घायल। पीएम ने पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का किया ऐलान। अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता के जोरदार भूकंप के कारण 10 लोगों की मौत, 260 लोग हुए घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। और इस वक्त दरभंगा में योगी आदित्यनाथ एक रैली कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता नारा लगाया करते थे। श्री हुकुम देव नारायण यादव जी जब मंत्री थे तब नारा लगता था, जहां हुए शहीद मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर को विवादित किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस ने किया है। और आज कश्मीर को
आतंकवाद और उग्रवाद के दंश से मुक्त कराने का काम किया है मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज मैं प्रातःकाल एक अखबार पढ़ रहा था और अखबार पढ़ते पढ़ते मेरी नजर एक समाचार पे पड़ी। वह समाचार था कि एक फिल्म का एक्टर जो कश्मीर का था 27 वर्ष के बाद कश्मीर जा पाया। कौन वे लोग थे जो कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कर दिए थे? ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई? ये कांग्रेस का पाप था। धारा 370 जो कश्मीर में लागू कर दिया गया था कि कश्मीर में बिहार का व्यक्ति नहीं जाके बस सकता, मिथिला का व्यक्ति नहीं बस सकता। ये कांग्रेस ने पाप किया था। हुंकार भरते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे और आइए अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडेरी भूषण जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी, माननीय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बोलूनी, विचेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। श्रीमती ऋतु खंडेरी भूषण की राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूंगी कि सभी हितधारकों के सक्रिय प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड की इस देवभूमि से आध्यात्म और शौर्य की परंपराएं प्रवाहित होती रही है। भारत का ये पवित्र भूखंड अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या
तपस्या स्थली रही है। कुमान रेजिमेंट तथा गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से ही यहाँ की शौर्य परंपरा का परिचय मिलता है। यहाँ के युवाओं में भारतीयों सेवा में सेवा करके मातृभूमि की रक्षा करने के प्रति उत्साह दिखाई देती है। उत्तराखंड की ये शौर्य परंपरा सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को शक्ति प्रदान करने में उत्तराखंड के अनेक जनसेवकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं जो अभी हम लोगों के साथ है उनको मैं नमस्कार करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, और जो हमारे साथ नहीं है उनको मैं नमन करती हूँ उनके स्मृति। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 550 से अधिक, जो अध्यक्षा महोदय भी उल्लेख कर रही थी कि अधिक विधेयक पारित किया गया है। उन विधेयकों में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक तथा नकल विरोधी विधेयक शामिल है। पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक न्याय से प्रेरित ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए मैं अतीत और वर्तमान के सभी विधायकों की सराहना करती हूँ। माननीय सदस्यगण, विधानसभाएं हमारी संसदीय प्रणाली का प्रमुख स्तंभ है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाकर निरंतर उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया है। जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायी बने रहना संसदीय प्रणाली की शक्ति में भी और चुनौती भी है। विधायकगण जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जमीनी स्तर पर क्षेत्र की जनता से जुड़कर उनकी सेवा करने का अवसर मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होता है। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड के जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ इतने लोगों ने चुन करके केवल गिने चुने लोगों को, केवल मुट्ठी भर लोगों को यहाँ भेजा है, और उनका विश्वास, उनका आशा, उनका भरोसा करके विधानसभा को भेजना और उनके लिए सुशासन बनाने के लिए जो उनका आशा और भरोसा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने लोगों को मौका मिला है उनके अच्छाई, उनके सुशासन को के विधायक बनाना, विधान बनाना और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। एक विधायक के रूप में मुझे जनसेवा करने का अवसर मिला था। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि यदि विधायक सेवाभाव से निरंतर जनता की समस्याओं के समाधान तथा उनके कल्याण में सक्रिय रहेंगे तो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच विश्वास का बंधन अटूट बने रहेगा। सामान्य जनता जनप्रतिनिधि के निष्ठा की महत्व देते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि विकास तथा जनकल्याण के कार्यों को आप सब पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कार्य दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। समाज के वंचित वर्गों के कल्याण एवं विकास पर आप सब विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करेंगे। साथ ही युवा पीढ़ी को विकास के अवसर प्रदान करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उत्तराखंड विधानसभा में
इस वर्ष नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है तथा इसके माध्यम से 2 सत्रों का संचालन भी किया जा चुका है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप सभी विधायकगण संसद तथा अन्य विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझ सकते हैं और अपना सकते हैं। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड में अनुपम सांस्कृतिक संपदा और सौंदर्य विद्यमान है। ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ये देवभूमि भी है। प्रकृति के इस उपहारों का संरक्षण करते हुए विकास के मार्ग पर राज्य को आगे ले जाना आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा विधायकों की योगदान से ही संभव हो पाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि जन आकांक्षा को आप सब सक्रिय अभिव्यक्ति देते रहेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल एक युवा अवस्था होता है। एक युवक 25 साल होने से उनके मन में जो एवं शरीर में जो ऊर्जा होता है, जमीन तो जमीन पूरा आकाश जीत जाने का जो जज्बा होता है, मुझे लगता है ये मानसिक पूरा विधायक पूरा सदस्यों के मन में होगा और आप लोगों से प्रेरणा लेकर ये जमीन के युवा ऊर्जावान होंगे और राज्य को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल मनाने का बहुत खुशी तो है ही, लेकिन आज का दिन आत्मसमीक्षा करने का दिन भी होना चाहिए। हम अभी तक 25 साल कितने दूर राज्य को आगे ले जाए हैं और आगे हम क्या करेंगे कि ये राज्य को पूरा देश में नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास कैसे कर सकते हैं। इसलिए भी आज एक योजना बनाने का भी एक सम्मिलित उद्यम होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आप सब राज्यों को तथा देश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाएंगे। आज मैं पुनः जिस गृह के नेता जिस चीज को हम लोगों के सामने रखे उसको मैं दोहराना चाहूँगी। आज एक बहुत खुशी की भी दिन है। एक राज्यों के नहीं, पूरा देश के, पूरा विश्व के। आज हम लोगों के बेटियां पूरा विश्व को एक मैसेज दिए हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम यहाँ के युवा ऊर्जावान हैं, महिलाएं भी पीछे नहीं है। मुझे लगता है इस जमीन में, इस भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से आधा आबादी महिलाएं हैं। हम जो सपने देख रहे हैं कि 2040 तक 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इसमें सभी राज्यों का सहयोग, सभी संगठनों का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग जरूर ये राज्यों को, ये देश को एक विकसित भारत बनाने का ये सहयोग करेगा। उस जो सपनों साकार करने में सबका योगदान होगा। मैं उत्तराखंड के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित कर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड तपोस्थली रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो या फिर महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, उत्तराखंड लगातार नए सोपान गढ़ता जा रहा है, नित्य रोज आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में साल 2000 में इस राज्य की स्थापना हुई थी। उन्होंने 25 वर्षों की इस
यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि 25 वर्ष की जो आयु होती है वो युवा आयु होती है और उत्तराखंड राज्य में भी तमाम संभावनाएं हैं। न केवल जमीन पर बल्कि आसमान पर भी फतेह हासिल करने की इच्छा शक्ति एक युवा रखता है और ठीक उसी तरह से रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड राज्य मना रहा है। और भी कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही थी। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। सम्मेलन में भारत मंडपम में हो रहा है और 5 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार से जुड़े हितधारक हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने इस अवसर पर 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना कोष का भी शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला के पास आज हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बिरजागुड़ा में हैदराबाद बीजापुर राजमार्ग पर एक बस और डंपर के बीच जोरदार टक्कर से हुआ। बस में करीब 70 यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी में हुए सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और राहत कार्यों के लिए तत्काल रूप से निर्देश भी जारी किए हैं। Was coming from Hyderabad side from Chevella towards Vikarabad. There was head-on collision. It seems tipper was at very high speed, and tipper dashed this bus, and tipper was carrying the gravel, and that because of the gravel impact, many people suffered. Total so far 19 casualties. There are 10 women, 8 men, plus one small kid of 3 months old baby, and injured people. With small injuries, they are in the Chevella Government Hospital. Those who have some major injuries, they are in Patnam Mahinda Reddy Hospital near Chevella. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और राहत राशि का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई दुर्घटना में हुई जान माल की हानि अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में कल देर रात शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.3 तीव्रता के इस भूकंप में 10 लोगों की मौत हो गई, 260 लोगों के घायल होने की खबर है। भूकंप का केंद्र उत्तरी अफगानिस्तान में मजार शरीफ शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर था। भारत ने महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। महिला टीम ने पहली बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराने में सफलता पाई है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बन गई है। रविवार को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात दी। बारिश के कारण 2 घंटे की देरी के बाद महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल शुरू हुआ तो दोनों ही टीम इतिहास रचने का संकल्प लेकर मैदान पर उतरी। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि भारत की सलामी जोड़ी ने अफ्रीकी टीम के फैसले को सही साबित नहीं होने दिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने भारत को शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। स्मृति मंधाना 45 रन बनाकर आउट हुई, वहीं शेफाली वर्मा 87 रन बनाकर आउट हुई और शतक बनाने से चूक गयी। जेमिमा ने 24 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 20 रन का योगदान दिया। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 58 गेंद में 58 रन की पारी खेली, वहीं ऋचा घोष ने 24 गेंद में 34 रन बनाकर भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से खाका ने 3 विकेट लिए। 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने सधी हुई शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़े। तस्मीन ब्रिट्स को रन आउट कर अमनजोत कौर ने भारत को पहली सफलता दिलाई। बॉश को श्री चरनी ने बिना खाता खोले चलता किया। सुनलूस और मैरीजैन काप को आउट कर शेफाली वर्मा ने अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान लॉरा वॉलवार्ट और डगसन के बीच छठे रन के लिए 61 रन की साझेदारी देखने को मिली। डगसन 35 रन बनाकर दीप्ति शर्मा का शिकार बनी, वहीं कप्तान लॉरा वॉलवार्ट ने शतक पूरा करने में कामयाबी पाई। 101 रन के स्कोर पर लॉरा का दीप्ति शर्मा की गेंद पर अमनजोत कौर ने शानदार कैच लिया और इस विकेट के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की हार पक्की हो गई। दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर और 3 गेंद में 246 रन बनाकर आउट हो गई और भारत पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रहा। 87 रन बनाने वाली और 2 विकेट लेने वाली शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरे टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाली दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई। भारत विश्व कप जीतने वाली चौथी टीम बनी है। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ही विश्व कप अपने नाम कर पाई हैं। तो आखिरकार भारतीय टीम तीसरी बार भाग्यशाली साबित हुई और उसने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अब यही उम्मीद है कि ये जीत भारत में महिला क्रिकेट के लिए नए दरवाजे खोलेगी। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, DD न्यूज, नवी मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप की जीत पर बधाई दी है। दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का शुभारंभ करने पहुंचे पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत टीम को बधाई देकर की। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। भारत ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है और इससे खिलाड़ियों के घर में भी खुशी और उत्साह का माहौल है। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मोहाली में भारतीय क्रिकेटर अमनजोत कौर के घर पर देखने को मिला। परिवार और पड़ोसियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और गर्व से तिरंगा लहराया। टीम इंडिया की इस जीत ने पूरे देश के साथ साथ मोहाली को भी गर्व से भर दिया है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। मैं उसकी बुआ, छोटी बुआ हूँ। बहुत अच्छा लगा जब कैच छूट रहा था, हमारे दिल की धड़कन हो रही थी भी क्या हो रहा है, बस पकड़ लिया, फिर बस जाना है हमारे, बस अब मैं जीत गई। अब तो बस बहुत पक्के चलाए ग्राउंड में, तो डांस भी किया यहाँ पे, हाँ भाइयों ने, उसके भाई ने।
और विश्व भर में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस। बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत नामित किया गया है। यूनेस्को के अनुसार विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 142 देशों के 784 स्थल शामिल हैं। यह स्थल 70 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र की रक्षा करता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के महत्व को बढ़ावा देना है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत विकास को एक साथ लाते हैं। आप देखिए डीडी न्यूज की इस खास रिपोर्ट को और इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस हर वर्ष 3 नवंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। इसे यूनेस्को ने वर्ष 2022 में मानव और जैवमंडल कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित 41वें महासम्मेलन में घोषित किया था। यह कार्यक्रम 1971 में शुरू हुआ था। इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण और मानव प्रकृति के संतुलित संबंधों में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की भूमिका को रेखांकित करना है। सितंबर 2025 तक विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में 142 देशों के 784 स्थल शामिल हैं। ये लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित करते हैं, जिसमें 26 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। ये क्षेत्र जीवित प्रयोगशालाओं की तरह हैं, जहां समुदाय आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस दिवस का उद्देश्य नेटवर्क के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना और जैव विविधता ह्रास, जलवायु परिवर्तन तथा असतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करना है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में योगदान करते हैं, जिनमें पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा, नवाचार को प्रोत्साहन और जलवायु सहनशीलता को बढ़ावा देना शामिल हैं। सितंबर 2025 में चीन के हांगझोउ में 5वां विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भविष्य की रणनीतियों और अनुभवों को साझा किया। सम्मेलन ने वैश्विक जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई ढांचों के अनुरूप सहयोग को सुदृढ़ किया। भारत में कुल 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो लगभग 60,000 से 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इनमें से 13 को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी WNBR में शामिल किया गया है। नीलगिरी पहला मान्यता प्राप्त क्षेत्र था, गल्फ ऑफ कच्छ सबसे बड़ा और दिब्रू सैखोवा असम सबसे छोटा आरक्षित क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस यह संदेश देता है कि सतत भविष्य तभी संभव है जब मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन और सम्मान का संबंध स्थापित हो।